सेंस या मीनिंग, इसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। लेकिन इसमें एक और चीज आप लोग खुद से याद रखेंगे कि ये जो सेंटेंस बने, इसमें दो खूबियां होनी चाहिए। नंबर वन, लॉजिकली सही हो, आपका दिमाग इसको एक्सेप्ट करे, एंड ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। भाई जो भी आप सेंटेंस बनाए वो लॉजिकली भी A1 होना चाहिए, ग्रामेटिकली भी A1 होना चाहिए, कि ग्रामर वाइज भी सेंटेंस सही हो, लॉजिकली भी सही हो। लॉजिकली से मुराद कि जुमला ऐसा हो कि जिसको आपका दिमाग एक्सेप्ट करे, आपका माइंड उसको क्या करे। सिर्फ ये नहीं देखना कि यार ग्रामर के मुताबिक तो सब कुछ यहाँ पे पूरा हो रहा है, लेकिन आप आगे ये भी आपने देखना है कि जो मीनिंग इससे मुझे मिल रही है, इज दैट एक्सेप्टेबल मीनिंग? क्या वो मीनिंग एक्सेप्टेबल है? क्या वो इस लायक है कि हम उसको एक्सेप्ट करें? यू अंडरस्टैंड? तो ये सेंटेंस है। अब वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स की डेफिनेशन ये लिखे, अ ग्रुप ऑफ meaningful, a group of meaningful letters। जब लेटर्स आपस में मिलते हैं, वर्ड और लेटर में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर यहां मैं एक वर्ड लिखता हूं स्पीक, सही है। अब ये पूरा एक वर्ड है, लेकिन इसमें ये एक लेटर है, ये टोटल कितने लेटर है? 5। तो 5 लेटर ने क्या किया है? एक वर्ड बनाया है। क्या बनाया है? एक वर्ड बनाया है। अब कौन से लेटर्स वर्ड बना सकते हैं, ये आपने देखना है। लेटर आपके ऐसे होने चाहिए जो मीनिंगफुल हो। अब अगर आप इसके ऑर्डर को उल्टा कर दें, आप इसको इस तरह लिखें KAEPS, तो क्या बनेगा इसका? पता नहीं, हालांकि वही लेटर्स है, लेकिन इसका जो ऑर्डर था इसको आपने क्या कर दिया? उस ऑर्डर को आपने डिस्टर्ब कर दिया है। अब जब वो लेटर है वो मीनिंगफुल ना रहे, वो लेटर अब क्या हुए? वो मीनिंगफुल नहीं रहे। तो जब वो मीनिंगफुल नहीं होंगे तो वो वर्ड भी मीनिंगफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो लेटर से ही बनता है। अच्छा, अब फ्रेज क्या होता है? a group of words that does not have its own subject and a verb। अच्छा, फ्रेज जो होता है इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, ये किसी दूसरे सेंटेंस का पार्ट बनता है। क्या बनता है? एक एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको लिख के देता हूं। मैंने कहा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द sunshine। The children are playing in the sunshine। ये पूरा सेंटेंस है आपका। तो ये आपका सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग आपका क्या है? वर्ब फ्रेज है, सही है। और ये इन द सनशाइन आपका क्या है? ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। फिलहाल इस तरह समझो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। मतलब यहां तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट है कि बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि हमें मीनिंग तो मिल रहा है। मीनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अगर आप सवाल करेंगे व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो सवाल जवाब में क्या बोलेंगे आप? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर। आगे जो आपने बोला है इन द सनशाइन, वो एक ऐसे समझे कि एक एक्स्ट्रा आपने डिटेल दे दिया, आपने सेंटेंस को आगे एक्सटेंड किया है। क्या किया है? एक्सटेंड किया है कि वो कहाँ खेल रहे हैं? सनशाइन में, यानी बच्चे धूप में खेल रहे हैं। इसका आर प्लेइंग का तो सब्जेक्ट हमारे पास चिल्ड्रन है। ये जो काम हो रहा है, ये काम कौन कर रहा है? चिल्ड्रन।
लेकिन इन द सनशाइन का सब्जेक्ट कौन है? इन द सनशाइन का सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस का तो वो पार्ट बना है, लेकिन अलग से इनका कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्या इनका कोई वर्ब भी है? नहीं है। अच्छा, यही काम इधर ही हो रहा है, आर प्लेइंग वाला काम। तो बस इतना ही समझे, क्योंकि अगर हम इसको यहां से रिमूव भी करते हैं इन द सनशाइन को, तो हमारे सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा सेंटेंस फिर भी मीनिंग देगा। अगर हम यहां तक लेते हैं ना, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, तो सेंटेंस सही है। ये जो आपने बोला ना इन द सनशाइन, ये आपने क्या किया है? एक्सटेंशन की है। सेंटेंस को आगे आपने एक्सटेंड किया है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूं आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी, और आगे अगर मैं इसको थोड़ा इस तरह लिखूं, आई एम वॉचिंग अ मूवी इन द थिएटर, इन द सिनेमा। अब आई एम वॉचिंग अ मूवी, यहां तक मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। वो जो आगे मैंने लिख दिया इन द सिनेमा या इन द इन द सिनेमा, क्योंकि थिएटर में तो वो एक्टर आपके सामने आके परफॉर्म करते हैं, जिस तरह पंजाब वगैरह में होता है स्टेज एक्टर, स्टेज ड्रामा, वो थिएटर होता है जिसमें लाइव परफॉर्मेंस होती है। सिनेमा में स्क्रीन लगा होता है, आप उस पर फिल्में देखते हैं। ऑलराइट, तो वो इन द सिनेमा क्या होगा? वो आपका फ्रेज है। उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो मूवी तो आप घर में भी देख सकते थे, मोबाइल पे भी देख सकते थे, लैपटॉप पर भी देख सकते थे। आपने क्या किया? अपनी बात को मज़ीद आगे एक्सटेंड किया है। तो फ्रेज में ये बताना चाह रहा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, अपने आप में मीनिंग नहीं दे सकते, किसी सेंटेंस का पार्ट बनते हैं। क्या करते हैं? पार्ट बनते हैं। और इनका अपना कोई वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता। ये इस तरह समझे, ये एक सीढ़ी है। ये पूरी सीढ़ी तुम्हारे पास होगी तो मंजिल तक जा सकेंगे आप लैंग्वेज तक पहुंच सकेंगे। जब इस सीढ़ी का आपको आइडिया नहीं है तो आप लैंग्वेज को एक्सेस नहीं कर सकते। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज द लैडर। ये क्या है? लैडर है, सीढ़ी है। ये लैडर लैंग्वेज की लैडर है। किस चीज की लैडर है? लैडर ऑफ अ लैंग्वेज। ये लैडर तुम्हारे पास लाजमी होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? अब हम आते हैं क्लॉज के ऊपर। अब क्लॉज की डेफिनेशन क्या होगी? ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? ये बड़ी बुनियादी बातें हैं, आगे तो आपके लिए चीजें और मुश्किल होगी। ये तो बिल्कुल बेसिक है। क्लॉज ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज its own subject and a verb, subject and a verb। अच्छा, क्लॉज और फ्रेज में आपको बड़ी वाज़ेह डिफरेंस नजर आ गई। इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं था, इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होगा। नहीं होगा तो वो क्लॉज बन ही नहीं सकता। अगर इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो इसका मतलब कि ये क्लास भी नहीं है, ये क्लास भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि सर क्लास जो है क्या वो कंप्लीट मीनिंग दे सकता है? भाई हम ये कहेंगे ये मीनिंग कुछ मीनिंग दे सकता है। कंप्लीट ये उस सूरत में देगा कि ये इंडिपेंडेंट क्लास बने। वो फिर फर्दर क्लासेस के टाइप्स हैं, जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि ये मुकम्मल मीनिंग तब देगा जब ये खुद मुख्तार होगा। मिसाल के तौर पर यहां पे एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैं कहता हूं यू आर enthusiastic about learning English। अब ये पूरा हमारे पास एक सिंपल जुमला है और इस पूरे सिंपल जुमले में एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ये एक कंप्लीट जुमला है, सिंपल जुमला है, और इसमें क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लास है। किस तरह है? अब मैं देखिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है।
और ये हमारा क्या है, वर्ब है। और ये इंथुजियास्टिक क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आप शौकीन हैं, आपको जज्बा है, जुनून है। किस चीज़ के बारे में जुनून है? ये देखिए, ये हमारा प्रीपोजिशन है, वो बता रहा है कि आप किस चीज़ के बारे में शौकीन है। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, लर्निंग, यानी आप सीखने के बारे में शौकीन है। इस लर्निंग का ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ये मैं ऑपरेशन थिएटर में बिठाया हुआ है आप लोगों को, ऐसे समझे पूरे सेंटेंस का आप लोगों ने ऑपरेशन कर दिया। भाई आपका सब्जेक्ट हो गया, मैंने पहले भी बता दिया, किसी भी बुक में इतना डिटेल से आपको नहीं मिलेगा, इसके लिए दिमाग को लड़ाना पड़ता है। तो आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है, इसको आप कैश करें, रेगुलर आए और सही मानों में इंग्लिश सीखें। यू आर यानी सब्जेक्ट, वर्ब, इंथुजियास्टिक। अगर आप इस सेंटेंस को सिर्फ यहां तक भी पढ़ते हैं, आगे वाला आप ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वो एक फ्रेज है, ये पूरा क्या है, फ्रेज है, उसको आप छोड़ते हैं। मैंने कहा यू आर इंथुजियास्टिक, ये भी आपका कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी आपका क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप में जज्बा है, आप में जुनून है। अब आप मजीद बताना चाह रहे हैं कि अब किस चीज़ के बारे में आपके अंदर जुनून है, किस चीज़ को लेकर आप में जुनून है, जज्बा है, वलवला है, जोश है। तो वो आपने बता दिया इंग्लिश सीखने के बारे में। वो आपने एक इजाफी बात बताई है, अबाउट लर्निंग इंग्लिश, अबाउट लर्निंग इंग्लिश। तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, सही है। ये सब्जेक्ट हुआ तो शर्त पूरी हो गई, और ये आपका वर्ब हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब। और ज़ाहिरी बात है, इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, कॉम्प्लीमेंट भी लगेगा, ताकि अब कॉम्प्लीमेंट लगा तो ये पूरा एक सेंटेंस बना है। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है, जिसे आप सादा जुमला कहते हैं, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। अब इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है? जो अपने आप में मीनिंग दे, अपने आप में क्या करें, मीनिंग दे, मीनिंग कन्वे करे। यहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल लिख के देता हूं। वो एग्जांपल क्या है, मैंने कहा यू विल improve English, you will improve English if you work hard। अब ये देखें, ये पूरा एक जुमला है। अब इसको समझो, यहां तक एक क्लास है और यहां तक एक दूसरी क्लास है। अब इसको थोड़ा और समझना पड़ेगा आपको। ये ऊपर वाला जो है, यू विल इंप्रूव इंग्लिश, इसको आप इस तरह देखो। अगर इस सेंटेंस को हम यू से लेके इंग्लिश तक कंसीडर कर लेते हैं और ये वाला पार्ट हटाते हैं, तो ये हमारा एक मुकम्मल जुमला है कि नहीं है? यानी इसको कोई हाजत नहीं है कि ये इसके साथ आए। लेकिन अगर हम इसको हटाते हैं ऊपर वाले को और इसको रहने देते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे तो क्या होगा? तो यह हमारा एक मुकम्मल सेंटेंस नहीं है। यहाँ ये हमारी बात क्या है, इनकम्प्लीट है। ये मातहत है, मोहताज है किसका? इसका। ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो अगर ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ये डिपेंडेंट क्लास हुआ, वो इंडिपेंडेंट क्लास हुआ। भाई ये आज़ाद है कि नहीं है? तो आज़ाद उम्मीदवार को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास। सही है। उम्मीदवार तो आपका कैंडिडेट होता है, लेकिन वैसे तो ये आपका आज़ाद उम्मीदवार है, लेकिन ये किसी पार्टी के साथ है। समझ आइए कि नहीं आइए? ये आपने इस तरह इसको समझना है। तो ये अब इन दोनों क्लासेस से एक सेंटेंस बना है, और वो सेंटेंस आपका क्या है? इस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहते हैं? लिखना चाहते हो लिख लो। ये जो पूरा सेंटेंस बना है ना, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये जो सेंटेंसेस है ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स वगैरह फिर हम बाद में पढ़ेंगे।